हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें अलग अलग तरह की ऊष्माएं, दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन हीट, उदासीनीकरण की ऊष्मा और अलग अलग तरह की जो ऊष्माएं हैं उनके बारे में, उनकी उपयोगिता, सिग्निफिकेंस के बारे में, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हीट ऑफ कंबशन से। तो हीट ऑफ कंबशन जो है हीट ऑफ कंबशन, दहन की ऊष्मा जो है क्या है। अगर आप किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण ऑक्सीकृत होने तक जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। अर्थात किसी यौगिक के पूर्ण ऑक्सीकरण पर जो ऊष्मा मुक्त होती है वो कहलाती है हीट ऑफ कंबशन। और अगर ये काम आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करें तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, मानक दहन ऊष्मा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेंजीन है, बेंजीन का अगर हम पूर्ण ऑक्सीकरण कराएं तो हमें 7.5 7 और आधा मोल चाहिए ऑक्सीजन के, बनेगी 6 CO2 प्लस गैस और बनेगा 3 H2O वाटर। साथ में आपको मिलेगी ऊर्जा, और ये ऊर्जा मिलेगी 780 किलो जूल। तो हुआ क्या, बेंजीन का पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए? आपको 7.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बेंजीन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी। तो ये जो इवॉल्व एनर्जी है, और ये एनर्जी जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है, ये 298 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, इसलिए अपन एंथैल्पी पे डॉट लगा देते हैं। एंथैल्पी पे डॉट का मीनिंग है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे 298 का मीनिंग है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये उसकी मानक दहन ऊष्मा है। मानक दहन ऊष्मा का मान अपरूप, एलोट्रॉप्स पे या पदार्थ की अवस्था पे भी निर्भर करता है। जैसे आप ये देखें कि अगर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ आप कंबस्ट कराएं तो आपका प्रोडक्ट होगा H2। और ये जो प्रोडक्ट है ये लिक्विड फेज में हो सकता है और ये प्रोडक्ट गैस फेज में भी हो सकता है। अगर ये लिक्विड फेज में आता है तो इवॉल्व होने वाली जो हीट है वो है 68 किलो जूल, 68.3 किलो जूल। और अगर यही दहन गैसेस फेज तक सीमित है तो होगी 58.5 किलो जूल। तो डिपेंड करता है कि कंबशन के बाद जो आपको वाटर मिला है उसकी फेज क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने एलोट्रॉप्स लिए हैं, जैसे आप कार्बन, डायमंड ले सकते हैं। अगर आप डायमंड का कंबशन कराएं और CO2 बने, और आप ग्रेफाइट का कराएं तो भी यही प्रोडक्ट आएगा। लेकिन हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यूज़ हैं उसमें डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है 94.2 और ये है 93.7 किलो जूल पर मोल। इसका मीनिंग ग्रेफाइट के कंबशन पे कम एनर्जी इवॉल्व होती है इन कंपैरिजन टू डायमंड। सो जो हीट ऑफ कंबशन है, पूर्ण दहन है, वो उत्पाद की अवस्था पे भी निर्भर करता है और अभिकारक की अवस्था पे भी निर्भर करता है। तो उत्पाद तो नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपने लिया है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर उसमें कोई हेटेरो एटम तो उसके समकक्ष, जैसे नाइट्रोजन है तो NO2 या सल्फ़र है तो SO2 या SO3, इस तरह के आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और मिलेंगे। पर एक जनरल ऑर्गेनिक
हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर वाटर गैस फेज में है या लिक्विड फेज में है तो आपको वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि लिक्विड में जब गैस से लिक्विड में जाएगा तो उसकी एनर्जी मिनिमाइज़ होगी, तो कुछ ऊर्जा और मुक्त होगी। देख सकते हैं आप, गैस से लिक्विड में जब जाता है तो गैस फेज में अगर रुकता है तो 58, और अगर लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है तो 68 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही। ये जो हीट ऑफ कंबशन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने में काम आती है। ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम फ्यूल हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनिक। तो जैसे पेट्रोल या गैसोलीन है तो कार्बन 9 से नीचे के जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और 16-17 के आसपास के हाइड्रोकार्बन जो हैं कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डीजल हैं। तो इन सब की कैलोरीफिक वैल्यूज़ मतलब उनका कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्यूल्स की भी कैलोरीफिक वैल्यू, इवन हम जो फूड इंटेक करते हैं उस फूड इंटेक में हम क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं उसकी क्या होती है, बर्निंग होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो डाइजेस्ट होता है, या वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हम बायोलॉजिकल सिस्टम में ATP, NADPH, NAD की फॉर्म में हम उसे स्टोर करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करते हैं, व्हाटएवर। बट होता क्या है, दहन, बर्निंग। तो हर फूड की अगर आप पैकिंग देखेंगे तो उस पर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लिखी होगी। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ नथिंग बट कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जब ऑक्सीडाइज होंगे तो आपको कितनी एनर्जी देंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंस है। एक सिग्निफिकेंस ये है कि आप अगर किसी यौगिक की संभवन ऊष्मा नहीं निकाल पा रहे हैं तो दहन की ऊष्मा से उसकी संभवन ऊष्मा आसानी से निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें। अगर आप मीथेन का फुल ऑक्सीडेशन कराएं, ये भी गैस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं H2O अगर गैस फेज में हो, तो जो हीट आपको मिलेगी दैट इज़ 21 किलो कैलोरी होगी, 80 के आसपास, हाँ किलो कैलोरी होगी। 21 किलो कैलोरी आपको हीट यहाँ जनरेट हुई। तो ये हीट ऑफ कंबशन है इसका। अब अगर मुझे इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन देखना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, CH4 की एनर्जी, CH4 की अगर मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं इस हीट ऑफ कंबशन की मदद से निकाल सकता हूँ। डेल्टा H इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा H ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और यहाँ से मिला 2H2O सॉरी, प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस O2। तो ये क्या है, ये तत्व है, ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, नेटिव स्टेट में है, और नेटिव मौलिक अवस्था में जो तत्व होते हैं उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन उसे शून्य मान लिया गया है, लास्ट क्लास में हमने देखा है। तो यहाँ से आप इजीली, ये हीट ऑफ कंबशन है तो आप यहाँ से CH4 कैलकुलेट कर सकते हैं। आप CH4 कैलकुलेट इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आएगा डेल्टा H CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा H H2O माइनस डेल्टा HC, हीट ऑफ कंबशन इस रिएक्शन की। तो CO2 का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ 94.3, और वाटर का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है दैट इज़ 58 इंटू 2, ये नेगेटिव है, एंड देन माइनस हमारी रिएक्शन का जो है -21। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ये होल नेगेटिव क्वांटिटी में से 21 माइनस होगा, वैल्यू आएगी 79.3 किलो कैलोरी माइनस की। तो इनडायरेक्टली आपने क्या कैलकुलेट की,
इनडायरेक्टली आपने कैलकुलेट की डेल्टा एच CH4 की मानक संभवन ऊष्मा, क्योंकि आपके पास CO2 की संभवन ऊष्मा और H2O की संभवन ऊष्मा ज्ञात है, ऑक्सीजन की 0 होती है, इसकी निकालनी थी। इसकी रिएक्शन एनर्जी जो दहन की ऊष्मा है उसकी मदद से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सजातीय श्रेणी, मतलब आप ये कहें कि जैसे होमोलोगस सीरीज क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी देखिए आप कि C3H8 है और C4H10 है, तो इससे इसमें जाने में चेंज क्या हुआ CS2 ग्रुप का, या जैसे C2H4 है, C3H6 चेंज क्या हुआ CS2। तो एक्चुअल में सजातीय श्रेणी क्या है? वो श्रेणियाँ जो CS2 के गुणांक से एक दूसरे में चेंज हो सकती हों। कहने का मतलब एक ही अगर ओलिफिन है या पैराफिन है तो एक ही जो आपका ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें अगर आप चेन लेंथ बढ़ा दें तो आप उसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो सामान्य तौर पे अगर आप CH2 ग्रुप ऐड होता है तो CH2 ग्रुप के ऐड होने पर आपको 15.8 की दर से, किलो कैलोरी की दर से, 15.8 किलो कैलोरी की दर से आपको जो दहन की ऊष्मा है उसके मान में वृद्धि होगी, आपको मुक्त होने वाली ऊष्मा के मान में ये वृद्धि होगी। और सामान्य तौर पर CH4 का जो है वो होता है 222 किलो कैलोरी। तो आप स्टैंडर्ड ये मान लें हम यहाँ से N अगर CH2 आप चेंज करते हैं, NCH2 ग्रुप इसमें चेंज होते हैं, तो आप NCH2 N इंटू 15.8 किलो कैलोरी ये फैक्टर आप इसमें ऐड कर दें, माइनस करते चलें, या तो आप माइनस कर दें, इसको पॉजिटिव रख लें, या इसको ऐड कर दें, यहाँ माइनस का साइन लगा दें, तो आपको क्या मिलेगी? उसी सीरीज के किसी दूसरे यौगिक की दहन ऊष्मा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सजातीय श्रेणी के कैलोरीफिक मान भी आप थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं दहन ऊष्मा की मदद से। तो इस प्रकार हीट ऑफ कंबशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी कैलकुलेशंस में, फूड मटेरियल की, फ्यूल की एनर्जी कैलकुलेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन में। इसके बाद दूसरे तरह की जो ऊष्मा है आप देख सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की ऊष्मा। तो उदासीनीकरण सामान्य तौर अगर एक अम्ल और एक क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये हम बहुत छोटे से हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो उदासीनीकरण की जो ऊष्मा है दैट इज़ यू कैन से HCl। आपने HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O, ये हमने पढ़ा है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो होती है 13.7 माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल ये है। लेकिन ये कब है? जब ये दोनों अम्ल और क्षार, दोनों एक नॉर्मल अम्ल एक नॉर्मल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, अर्थात 1 मोल OH माइनस और 1 मोल H प्लस जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये H2O फॉर्मेशन से हमें ये एनर्जी रिलीज़ होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर प्रबल अम्ल होगा तो वो पूर्णतः आयनित होगा और लवण जो होता है वो सदैव प्रबल ही होता है, तो ये आयनित ही रहेगा। तो ये जो आयन्स हैं ये तो स्पेक्टेटर हैं, दर्शक आयन हैं। जो वास्तविक अभिक्रिया है वो हुई है H प्लस और OH माइनस के मध्य। H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बनाते हैं, तो ये ऊष्मा मुक्त होती है और यही क्या है? उदासीनीकरण की ऊष्मा। लेकिन अगर आप इसके स्थान पर दुर्बल क्षार ले लें, जैसे आप NaOH की जगह
NH4OH ले लें, तो NH4 जो OH है, तब आपको जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगी वो कुछ 12 पॉइंट समथिंग या 12.3 समथिंग ये मिली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपने क्षार लिया है, ये जो बेस लिया है, ये बेस वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार को पहले आयनाइज करना होगा। जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल या प्रबल जो लवण हैं वो ऑलरेडी आयनाइज स्टेट में होते हैं, बट जो वीक एसिड वीक बेसेस हैं उन्हें पहले रिएक्शन से पहले क्या करना पड़ेगा? डिसोशिएट करना पड़ेगा, आयनाइज करना पड़ेगा। तो कुछ एनर्जी इनके आयनाइजेशन में लैप्स हो जाएगी। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करके हैं तो इनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये है, बताओ कि इस वीक एसिड की या वीक बेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो 1.4 का डिफरेंस है किलो कैलोरी का पर मोल का, ये है इस NaOH और NH4OH के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस। बिकॉज ऑफ ये तो 100% आयनाइज होता है और इसे इसका आयनाइजेशन करना पड़ता है। तो वास्तव में उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या है? 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस को अगर आप रिएक्ट कराएं तो अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कहलाती है उदासीनीकरण की ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ जब क्रिया करता है तो 1 मोल आपको वाटर का मिलेगा, 1 मोल आपको लवण का मिलेगा और जो ऊष्मा मिलेगी वो है उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो वैसे भी अगर आप ध्यान रखें कभी भी जब दो रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन 2 यौगिकों के मध्य होती है अम्ल या क्षार की। अगर दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, एक अम्ल एक क्षार है, तो उन पे कोई भी रिएक्टिव ग्रुप हो, कुछ भी लगा हो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन की, दैट मीन्स एसिड बेस रिएक्शन। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ हीट ऑफ सॉल्यूशंस। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि जब आप विलयन बनाते हैं तो हम देखते हैं कई बार आप घोलते हैं पदार्थ को तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, कई बार हम देखते हैं सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो उस दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, अगर हीट इवॉल्व हुई है तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन। और ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें सॉल्यूट जो है उसका कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको आप 3 पार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, समाकल विलयन ऊष्मा। समाकल विलयन ऊष्मा क्या है कि आप निश्चित जल के मात्रा के साथ अगर किसी भी यौगिक का आयनाइजेशन सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो ऊष्मा रिलीज़ होती है, 1 मोल आपने जैसे 1 मोल HCl लिया और मैं इसे 1 मोल HCl को 100 H2 में डिज़ोल्व करूं तो जो विलयन बनेगा वो बनेगा HCl 100 H2। ये जो HCl 100 H2 बना तो जो हीट इवॉल्व होती है वो होती है 3 डेल्टा H इक्वल्स टू किलो कैलोरी। ओके, नाउ अब अगर आप ये कंडीशन हटा दें कि आप स्पेसिफिक एक निश्चित मात्रा की जो कंडीशन है वो हटा दें और यहाँ आप ले लें आधिक्य, दैट मीन्स आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। और अगर आप आधिक्य के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलने वाली जो ऊष्मा है उसका मान क्या होगा? अधिक होगा। तो HCl की रिएक्शन के लिए आप देखेंगे ये मिलेगा आपको 74.85। ओके, अब आप ये देखें कि इसमें और इसमें डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप H2 इसमें ऐड करेंगे, जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने के साथ साथ आपको जो सॉल्यूशन जो है वो हीट इवॉल्व करता जाएगा। तो ये तुलनात्मक रूप से देखें तो HCl की तुलना में हमने
100 टाइम्स वाटर लिया है, बट ये स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर आप आधिक्य में लेते हैं तो उसमें आधिक्य का मीनिंग जब इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो, 10H2 है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो तो क्या होगा कि अब अगर आप और वाटर ऐड करेंगे तो भी पहले से सफिशिएंट अमाउंट में एक्स्ट्रा वाटर था, जितना इनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होना था हो चुका है, तो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने पे, तनुकरण पे, डाइल्यूशन पे किसी तरह की कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर आप निकालें जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं हीट ऑफ डाइल्यूशन। अगर आप 5 मोल्स के साथ किसी चीज़ को 5 मोल सॉल्वेंट के साथ किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, फिर आप उसे 20 मोल के साथ डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो दोनों में हीट का डिफरेंस आएगा। दोनों ही हीट इंटीग्रल हीट हैं। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बताएगा कि 15 मोल एक्स्ट्रा डाइल्यूट करने पर कितना एनर्जी इवॉल्व हुई, कितनी हीट कंटेंट चेंज हुआ, तो वो कहलाती है हीट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और इसे कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप आधिक्य के साथ करते हैं तो हीट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप लिमिटेड या फिक्स्ड जो है सॉल्वेंट के साथ करते हैं तो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, समाकल विलयन ऊष्मा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब आप जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है हीट ऑफ डाइल्यूशन। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं जलयोजन की ऊष्मा। जलयोजन की ऊष्मा जो है, जैसे यहाँ पे भी हमने वाटर लिया है, बट ये जो है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन से ये अलग है। किस तरह अलग है? अगर आप किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को, है ना, या कि निर्जल जो ड्राई जो है, जैसे CuSO4 में लूँ और 5H2O मैं इसमें ऐड करता हूँ, CuSO4 5H2O, ये सॉलिड है, इसकी फेज चेंज नहीं होगी, ये सॉलिड ही है। बट ये क्या है, इसके क्रिस्टलाइन वैकेंसीज़ में 5H2O को एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो बना ये हाइड्रेटेड सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें वाटर उसके इंटरस्टिशियल अंतराकाशीय अवकाशों में एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह का जो हाइड्रेशन है, इस तरह का जो सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन है किसी सॉलिड में, उसके क्रिस्टल में, वो कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ सॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ एक हम ले सकते हैं हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन से क्या मीनिंग है? थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि डायमंड की और ग्रेफाइट की अगर आप दहन ऊष्माएं देखेंगे तो उसमें अंतर स्पष्ट है। तो आप ये देखें कि जब आप डायमंड जो है उससे आप बनाएं ग्रेफाइट, तो ताज्जुब होगा आपको कि हीट है वो इवॉल्व होगी 1.9 किलो जूल पर मोल। ये क्या बताता है कि डायमंड की जो एनर्जी है उसके कंपैरिजन में ग्रेफाइट की जो एनर्जी है वो कितनी कम है? 1.9। दैट मीन्स ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। समटाइम्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीरा या डायमंड में से ज़्यादा स्थायी कौन है? हीरा कठोरतम अवश्य है, बट हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, बट ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ग्रेफाइट की। तो ये क्या हुआ, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में जब चेंज होता है तो दैट इज़ हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। और हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन डायमंड और ग्रेफाइट के आस्पेक्ट में, एक एग्जांपल लिया है हमने, डायमंड और ग्रेफाइट के आस्पेक्ट में क्या है? 1.9 है। एक आप देख सकते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न दैट मीन्स जैसे आप लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में आप कन्वर्ट करते हैं या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे H2O सॉलिड है, उससे आप H2O लिक्विड, तो गलन की ऊष्मा जब आप निकालते हैं, तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये डेल्टा H = 6 किलो जूल।
और अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो ये यहाँ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेवोजियर का लॉ जो हमने पिछली क्लास में देखा, हेस लॉ एंड लेवोजियर लॉ, वहाँ से आप समझ सकते हैं इस बात को। ऐसे ही हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर ये जो है लिक्विड है, ये H2O गैस फेज में, वेपर फेज में चला गया तो वो कहलाती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन में आपको और हीट देनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू है 44 किलो जूल पॉजिटिव। अगर आप ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराएंगे तो वैल्यू मिलेगी -44। नाउ हीट ऑफ सब्लिमेशन, कल बॉर्न हैबर साइकिल में भी हमने इसको यूज़ किया था, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ। तो 1 मोल पदार्थ को आप जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित करते हैं, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाएगी हीट ऑफ सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, गलन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा। तो ऑल दिस काइंड ऑफ energies can be calculated thermodynamically and this is all about thermochemistry। तो अगली क्लास से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।